Good evening students. Now we continue our chapter 17 विद्युत चुंबकीय तरंगे। अभी तक हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने अध्ययन किया था। उसके अंदर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन कौन से तरंगें आती है वो हमने पढ़ा, उनके उपयोग पढ़े, उनके उत्पन्न होने का कारण पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, कि विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित कैसे होती हैं, कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में हम तीन तरीके विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो है वो भूतरंग संचरण, भूतरंग संचरण। सेकंड हम पढ़ेंगे व्योम तरंग संचरण। सेकंड वाला जो है आपका वो है आपका आकाश तरंग संचरण। और जो थर्ड है आपका वो है आपका व्योम तरंग संचरण। तो इन तीन तरंग संचरणों की सहायता से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो यहां पर जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जाती कैसे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती कैसे हैं। तो यहां पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास में अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, और यहां एक एंटीना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहां पर? एक एंटीना, ठीक है। और इस एंटीने की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो इस एंटीने के अंदर यहां इस जगह पर ये वाला जो एंटीना है ये आपका कहलाता है प्रेषित्र एंटीना, या इसको हम बोलते हैं प्रेषी एंटीना। क्या बोलते हैं इसको? प्रेषी एंटीना। प्रेषी एंटीना कौन होता है? जो तरंगों को भेजता है। और यहां पर जो है वो आपके जो है वो है आपका ग्राही एंटीना। इस एंटीना को कौन सा बोलते हैं? ग्राही एंटीना। जो क्या करता है? जो तरंगों को ग्रहण करता है। तो ये तो तरंगों को भेजता है और ये तरंगों को ग्रहण करता है। तो इसका मतलब रेडियो तरंगों का जो संचरण होता है वो धरातल की सतह पर प्रेषी एंटीना से ग्राही एंटीना के मध्य में होता है। यानी प्रेषी एंटीना से तरंगें चलती हैं और ग्राही एंटीना पर तरंगें पहुंचती हैं। इस तरह से तरंगों का संचरण होता है। अब इन तरंगों के संचरण के दौरान हम तीन विधियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारे पास में भूतरंग संचरण है, आकाश तरंग संचरण है और व्योम तरंग संचरण है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और देखनी पड़ती है कि जब तरंगे प्रेषित्र एंटीना से ग्राही एंटीना तक जाती हैं तो बीच में जो ये इसका जाने का माध्यम है, यहां पर वायु है, अन्य और कोई दूसरे माध्यम है, तो वो इसके अंदर रव उत्पन्न कर देते हैं। रव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। ये क्या उत्पन्न कर देते हैं? यहां पर रव डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देते हैं। और इस डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो तरंगे हैं इनकी तीव्रता के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इनकी तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जितनी तीव्रता की तरंगे हम भेजते हैं उतनी तीव्रता की तरंगे एक स्थान से या प्रेषी एंटीना से ग्राही एंटीना तक नहीं पहुंच पाती। तो अब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक या प्रेषी एंटीना से ग्राही एंटीना तक प्रॉपर इंटेंसिटी, प्रॉपर तीव्रता की भेजने के लिए हम इन तीन विधियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहली है भूतरंग संचरण, दूसरी है आकाश तरंग संचरण और तीसरी है व्योम तरंग संचरण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भूतरंग संचरण, कि भूतरंग संचरण होता क्या है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो भूतरंग संचरण की जब हम बात करते हैं तो भूतरंग संचरण के अंदर यहां पर प्रेषी और अभिग्राही जो दोनों एंटीना होते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रेषी मतलब भेजने वाला, अभिग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। तो प्रेषी और अभिग्राही जो दोनों एंटीना होते हैं वो पृथ्वी तल के समीप होते हैं। जैसे मैंने यहां पर वापस एक डायग्राम बना दिया, और यहां पर ये वाला एंटीना आपका प्रेषी एंटीना है और ये वाला एंटीना आपका अभिग्राही एंटीना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रेषी एंटीना और ये हो गया आपका अभिग्राही एंटीना, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों एंटीना जो होते हैं ये पृथ्वी की सतह के समीप होते हैं, पृथ्वी तल के निकट होते हैं। अब पृथ्वी तल के निकट जब ये एंटीना होंगे तो जो तरंगे हैं वो पृथ्वी की सतह के समानांतर चलेंगी। ये जो तरंगे चलेगी यहां से, जैसे ये जो तरंगे चल रही हैं, ये तरंगे क्या होंगी? पृथ्वी की सतह के समानांतर चलेगी।
तो जब प्रेषित्र से एंटीना की ओर विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं तो ये पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती हैं। अब पृथ्वी की सतह के जब समानांतर चलेंगी तो तरंगे कौन सी चल रही है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन कौन होते हैं? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के जो ऊर्ध्व घटक होते हैं, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है आपका, ये, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र था, तो ये विद्युत क्षेत्र के जो ऊर्ध्व घटक हैं, ऊर्ध्व घटक मतलब ये घटक, ये वाले, तो ये जो घटक हैं ये पृथ्वी के तल के द्वारा क्या होते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के जो ऊर्ध्व घटक हैं ये पृथ्वी के तल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और अवशोषण के कारण से इन तरंगों की तीव्रता के मान में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में से विद्युत क्षेत्र के घटकों का तो अवशोषण हो गया, बचे अब चुंबकीय क्षेत्र के घटक, तो उनके कारण से यहां पर जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता है वो तीव्रता क्षीण हो जाती है, और तीव्रता क्षीण होने के कारण से ये तरंगे ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाती, और यही कारण है कि भूतरंग संचरण में एंटीना को पास पास लगाया जाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे हम तो हमारे 12 शहर की बात करते हैं, 12 शहर में अगर एक पर्टिकुलर किसी टावर की हम बात करते हैं, किसी भी कंपनी, किसी मोबाइल के अगर हम टावर की बात करते हैं, तो एक ही कंपनी के बहुत सारे टावर 12 में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि भूतरंग संचरण में आप एक टावर से पूरे 12 में सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि जितनी लंबी दूरी तक संचरण होगा उतने ज्यादा ऊर्ध्व घटक पृथ्वी के द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, और पृथ्वी के द्वारा ऊर्ध्व घटक अगर अवशोषित हो गए तो तीव्रता के मान में उतनी ही कमी आती हुई चली जाएगी। इसी कारण से भूतरंग संचरण को ज्यादा उपयुक्त माना नहीं गया है, क्योंकि इसके अंदर तरंगों की तीव्रता का मान कम हो जाता है। किस वजह से? पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषण से। ठीक है, तो यह आपका भूतरंग संचरण होता है, और भूतरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 1 मेगाहर्ट्ज से कम रखी जाती है, यानी इससे ज्यादा आवृत्ति की तरंगे तो आप भेज ही नहीं सकते। 1 मेगाहर्ट्ज से इसकी आवृत्ति क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है, और इसके द्वारा सीमित दूरी तक ही संचरण होता है। क्या होता है? सीमित दूरी तक, ज्यादा दूरी तक हम इससे संचरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह था आपका भूतरंग संचरण। तो एक तरह से देखा जाए तो भूतरंग संचरण ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो अब हम दूसरे वाले पर आते हैं, सेकंड। आकाश तरंग संचरण। किस पर आते हैं अब हम? आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग संचरण होता क्या है? यहां पर हम ये कहते हैं कि जो संचरण की जो ये विधि है, संचरण की इस विधि में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो शोभ मंडल तक जाती हैं, यानी ऊपर की ओर भेजी जाती हैं। अगर हम वायुमंडल की परतों की बात करते हैं तो वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सी? शोभ मंडल है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे शोभ मंडल में गति करती हुई प्रेषित्र से सीधे अभिग्राही तक पहुंचती है। अब मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अगर एक पत्थर को हम सीधा फेंके और उसी पत्थर को अगर हम तिरछा फेंके तो कौन सा पत्थर ज्यादा दूरी तय करेगा? तो हमारा आंसर होगा जो तिरछा फेंका जाएगा। यह हम लोगों ने 11th के अंदर प्रक्षेप्य गति में पढ़ा है। तो जो पत्थर तिरछा फेंका जाएगा वो पत्थर ज्यादा दूरी तय करेगा। तो यहां पर होता क्या है? यहां पर यही होता है कि प्रेषित्र एंटीना से तरंगों को शोभ मंडल की ओर भेजा जाता है, और शोभ मंडल से गमन करती हुई वो तरंगे या परावर्तित होती हुई वो तरंगे अभिग्राही तक पहुंचती हैं, तो ज्यादा दूरी तय करती है। तो यहां पर हम यही कहते हैं कि आकाश तरंग संचरण में जो है वो शोभ मंडल को काम में लिया जाता है। शोभ मंडल की अगर हम पृथ्वी तल से ऊंचाई की बात करें तो शोभ मंडल से जो पृथ्वी तल की ऊंचाई है वो 12 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इस प्रभाग में यानी शोभ मंडल में बादलों की उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी गई है, यानी बादल अत्यधिक मात्रा में होते हैं। यहां जब हम शुष्क वायु की बात करते हैं यानी ड्राई एयर की बात करते हैं तो शुष्क वायु का जो परावैद्युतांक होता है जो इस वायुमंडल में मिलती है या इस शोभ मंडल में मिलती है, शुष्क वायु का जो परावैद्युतांक है वो नम वायु के परावैद्युतांक के सापेक्ष कुछ अधिक होता है। तो जब शुष्क वायु का अपवर्तनांक नम वायु के अब देखिएगा, ये इस चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं कि ये आपका वायुमंडल है और ये वायुमंडल की पहली परत है शोभ मंडल। इस शोभ मंडल के जो नीचे का भाग है ये भाग ड्राई होता है, शुष्क,
और इससे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे भाग कैसा मिलेगा आपको, नम, मॉइस्चर। हम कह रहे हैं जो शुष्क भाग है वो शुष्क भाग का जो अपवर्तनांक है वो ज्यादा होता है किससे, नम वाले भाग से। तो इसका मतलब जो शुष्क भाग है वो आपका सघन का काम कर रहा है और ये विरल का काम कर रहा है। तो जब कोई यहां से संकेत सघन से विरल में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और यहां से ये वापस किधर लौट जाएगा, अभिग्राही की ओर, इस तरह से। तो हम यहां पर यही कहते हैं कि शुष्क वायु वाला जो भाग होता है उसका जो परावैद्युतांक होता है वो नम वायु की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। इस कारण यहां पर जो शोभ मंडल में जो तरंगे जाती हैं वो अल्प मुड़कर किस पर चली जाती हैं, अभिग्राही पर चली जाती हैं। अब जब मुड़कर ये अभिग्राही पर जा रही हैं तो दो चीजें यहां पर काम करती हैं कि पृथ्वी भी वक्रीय है, पृथ्वी भी कैसी है, वक्रीय है। तो मुड़कर जब जाएंगी तो ये वक्रता भी इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इस वक्रता के कारण ये अधिक दूरी तय कर पाती है। अगर ये परत यूं सीधी होती तो ये तो यूं जाती और यूं आ जाती, लेकिन अब ये परत भी वक्रीय है तो ये तो यूं जाएगी और यूं नीचे तक चली जाएगी। तो इसका मतलब पृथ्वी की वक्रीय सतह होने के कारण भी इनका संचरण अधिक दूरी तक संभव हो पाता है, होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम ये कहते हैं कि जब पृथ्वी की वक्रीय सतह है तो वक्रीय सतह के कारण से जब ये अधिक दूरी तक संचरण करेंगी तो यहां पर ये संचरण किस पर निर्भर करेगा, एंटीना की ऊंचाई पर। अगर एंटीना ज्यादा ऊंचा होगा तो ही संचरण ज्यादा होगा और अगर एंटीना की ऊंचाई कम है तो संचरण भी कम होगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एक डायग्राम हम यहां पर बनाते हैं। इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह हम लेते हैं, ये आपकी पृथ्वी की सतह है, ठीक है। और इस पृथ्वी की सतह पर हम एक एंटीना कंसीडर करते हैं। दिस इज, ये एक एंटीना हमने कंसीडर किया जो पृथ्वी के धरातल पर लगा हुआ है, यहां पर ये ए, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि एक एंटीना ए है जो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, h ऊंचाई पर स्थित है। ये पृथ्वी तल है आपका, तो एक एंटीना ए हमने ले लिया जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अब यहां पर पृथ्वी की गोलाई के कारण, ये गोलाई है तो इससे उत्सर्जित होने वाली जो तरंगे हैं वो किधर जाएंगी, दोनों तरफ जाएंगी, दोनों तरफ जाएंगी। तो हमने ये मान लिया कि ये किस किस बिंदु पर पहुंच रही हैं, P और Q पर। तो हमने ये कहा कि पृथ्वी की गोलाई के कारण ए से उत्सर्जित तरंगे PQ प्रभाग में पहुंचती हैं, ठीक है। तो एंटीना की जो ये C स्थिति है, इस C स्थिति से जो प्रसारण दूरी होगी, यानी प्रसारण दूरी का मतलब फैलाव इनका, तो वो कितना मान लेते हैं हम, D। वो क्या मान लेते हैं हम, D। जो C से यहाँ प्रसारण दूरी होगी, प्रसारण दूरी का मतलब ये है कि जो एंटीना का ग्राउंडेड भाग है, क्षैतिज भाग है, इस क्षैतिज भाग से उस तरंग की दूरी जो होगी वो प्रसारण दूरी कहलाती है। इसको हम कौन सी दूरी कहते हैं, प्रसारण दूरी, ठीक है। तो अब यहां पर ये केंद्र से और इस जगह की जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, वो पृथ्वी की त्रिज्या क्या कहलाती है, r। इस पृथ्वी की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, r, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा ट्राइंगल, OAP। तो ट्राइंगल हम यहां कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल OAP। तो OAP इक्वल्स टू क्या होगा, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो अब यहां पर OA तो क्या हो गया तुम्हारा, R प्लस H का होल स्क्वायर, ये तो R प्लस H का होल स्क्वायर। OP की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो OP है वो OP किसके बराबर होगा, त्रिज्या के, क्योंकि जितनी त्रिज्या ये है उतनी ये होगी, तो ये हो गई तुम्हारी R स्क्वायर। अब PA की बात करते हैं तो PA, तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी, क्योंकि प्रसारण दूरी है ना, तो ये लगभग क्या मानी जाती है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगी, D स्क्वायर। यहां हम लिख देते हैं PA अप्रॉक्स इक्वल्स टू PC। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो R स्क्वायर से आपका R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से D स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस 2RH, ठीक। अब यहां अगर हम ध्यान दें तो ये जो त्रिज्या R है ये इस H ऊंचाई की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो हम लिखते हैं यहां पर सिंस H इज वेरी वेरी लेस देन R, तब H स्क्वायर को क्या मान लेंगे, नगण्य, क्योंकि अगर ये H ही बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर तो और नगण्य होगा,
ठीक है। तो एच स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो अब क्या आ गया, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2RH, तो डी इक्वल्स क्या हो गया, √2RH। इसका मतलब जो प्रसारण दूरी आपकी आई है, ये प्रसारण दूरी किस पर निर्भर कर रही है, एंटीना की ऊंचाई पर। जितना ऊंचा एंटीना होगा उतनी ज्यादा प्रसारण दूरी होगी। इसीलिए आपने देखा होगा घरों के अंदर कई बार एंटीना जो लगाए जाते हैं वो सबसे ऊंची जगह पर लगाए जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ऊंचा एंटीना होगा उसकी प्रसारण दूरी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो शोभ मंडल में जब हम संचरण करते हैं तो शोभ मंडल में संचरण के लिए 100 से 200 मेगाहर्ट्ज तक की, कितनी, 100 से 200 मेगाहर्ट्ज तक की वाहक तरंगों का उपयोग किया जाता है। वाहक तरंगें कौन होती हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं, उनको हम वाहक तरंगे कहते हैं। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जितना ज्यादा ऊंचा एंटीना होगा प्रसारण दूरी भी उतनी ही अधिक होगी। तो ये आपका आकाश तरंग संचरण होता है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा तरंग संचरण हम लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं व्योम तरंग संचरण। अब व्योम तरंग संचरण होता क्या है? जब हम व्योम तरंग संचरण की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि व्योम तरंग संचरण में रेडियो तरंगों का जो प्रसारण है, क्योंकि रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें ही हैं, तो व्योम तरंग संचरण में रेडियो तरंगों का प्रसारण सुदूर स्थानों तक किया जा सकता है, यानी बहुत अधिक दूरी तक किया जा सकता है। इस संचरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, आयन मंडल। कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें, आयन मंडल। अब आयन मंडल कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो इसको हम थोड़ा समझ लें कि आयन मंडल की जब हम बात करते हैं तो आयन मंडल पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। कितना होता है, 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर ऊंचाई तक आयन मंडल होता है। और आयन मंडल में आयंस पाए जाते हैं जिनके घनत्व स्थान स्थान पर अलग अलग होते हैं, यानी इस पूरे भाग में आयंस ही आयंस होंगे, लेकिन किसी स्थान पर घनत्व आयनों का ज्यादा होगा और किसी स्थान पर घनत्व कम होगा। जहां पर घनत्व कम होगा वो माध्यम विरल की तरह व्यवहार करेगा और जहां घनत्व ज्यादा होगा वो माध्यम सघन की तरह व्यवहार करेगा। तो अब यहां पर क्या होगा कि जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग प्रेषित एंटीना से आयन मंडल की ओर जाएगी, तो सपोज दैट अगर वो सघन से विरल माध्यम में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के पश्चात वो वापस अभिग्राही तक पहुंच जाएगी। और अगर विरल से सघन में चली जाती है तो ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, तो बहुत नाम मात्र की विद्युत चुंबकीय तरंगें आगे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन आगे फिर उसको कोई सघन माध्यम मिलेगा तो वहां से नीचे आ जाएगी, फिर कोई गई फिर वो नीचे आ जाएगी। तो कुल मिलाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण से यहां पर जो तरंगें हैं वो परावर्तित होकर अभिग्राही द्वारा ग्रहण कर ली जाएंगी और सुदूर स्थानों पर जो अभिग्राही स्थित हैं वहां तक ये तरंगें पहुंच जाएंगी। और इस विधि के द्वारा 30 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति की रेडियो तरंगों का संचरण किया जा सकता है। 30 मेगाहर्ट्ज यानी सबसे ज्यादा उपयोगी अगर संचरण बोला जाए तो वो उपयोगी संचरण कौन सा है, व्योम तरंग संचरण। तो 3 तरह के संचरण आज हम लोगों ने पढ़े, भू तरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण और व्योम तरंग संचरण। कल हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो इसको पढ़िएगा बेटा, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।